19 साल की उम्र में नौकरी के लिए यमन गई भारतीय नर्स आज मौत के दरवाजे पर खड़ी है। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को मौत की कगार तक लाने वाला सच कितना भयावह हो सकता है? क्या भारत सरकार उसे बचाने में सफल होगी? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो के हर सेकंड में छिपा है एक नया मोड़। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, जो केरल के पलक्कड़ से 2008 में यमन नौकरी के लिए गई थी। यमन जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आ गया। क्या आपको पता है कि एक ऐसी तस्वीर जिसने उनकी जिंदगी ही बदल डाली? आज बात करेंगे इस कहानी में 5 सवालों पर। सवाल नंबर 1, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का आखिर ये पूरा मामला क्या है? सवाल नंबर 2, इस मामले में किस कानून के तहत अब तक कार्रवाई हुई है और ब्लड मनी क्या होती है? सवाल नंबर 3, क्या भारत में भी ब्लड मनी देकर माफी मिल सकती है? और सवाल नंबर 4, इस पूरे मामले में भारत सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 5, क्या भारत सरकार निमिषा को बचाकर वापस ला सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिली है पिछले साल यानी कि 30 दिसंबर 2024 को। यमन के राष्ट्रपति रशद अल आलिमी ने मुहर लगा दी है उनकी सजाए मौत पर। केरल की रहने वाली निमिषा पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप था। इस फैसले पर निमिषा की मां ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। आखिर निमिषा पर हत्या का आरोप कैसे लगा? भारत सरकार उसे कैसे बचा पाएगी? ये सारी बातें और वो 5 सवाल जो मैंने आपको बताए थे, उन सब पर इस पूरी वीडियो में तफसील से बात करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल तलाल अब्दो मेहदी ये आखिर कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नर्स निमिषा के यमन पहुंचने और मेहदी की हत्या के मामले की अगर बात करें तो 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। यमन की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने नर्स की नौकरी करी। 2011 में निमिषा की शादी हुई और वो अपनी शादी के लिए भारत भी आई थी। 2011 में उन्होंने कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन वापस लौट आए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई थी उस वक्त, लेकिन सैलरी उनकी कम थी। लेकिन 2012 में निमिषा को एक खुशखबरी मिली कि जब उन्होंने बेटी मिशाल को जन्म दिया। लेकिन यमन गुजारा करना अब इन तीनों के लिए मुश्किल होने लगा क्योंकि महंगाई ज़्यादा थी, पैसे कम आ रहे थे। 2014 में थॉमस बेटी के साथ इसके बाद कोची लौट आए, जहाँ वो ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात होती है कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से, जो कहते हैं थॉमस का दोस्त हुआ करता था। बहरहाल मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई, तो उस वक्त मेहदी भी उनके साथ भारत आया। इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में मेहदी ने इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से कहते हैं करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। निमिषा ने पति और बेटी को इसके बाद वापस यमन बुलाने के लिए कागजी कार्रवाई जो होती है, जो एक प्रोसेस होता है, वो शुरू किया। लेकिन मार्च में वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया और वो लोग यमन नहीं आ पाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे यमन के। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला, जिसमें तकरीबन 4600 भारतीयों और करीब 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया। लेकिन इनमें सिर्फ निमिषा ही एक ऐसी महिला थी, कहते हैं, जो भारत नहीं लौटी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो थॉमस के पति हैं, उन्होंने कहा है कि हमने क्लिनिक में बहुत पैसा लगाया था, इसलिए निमिषा वहाँ से नहीं आई। क्लिनिक जल्द ही अच्छा चलने लगा था, लेकिन निमिषा मेहदी की शिकायतें भी करने लगी थी। दरअसल 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसने
निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मेहंदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि कमाई अच्छी हो रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं लालच आ गया था। इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में मेहंदी की शिकायत भी की, केस भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में बाद में कहते हैं ले लिया था, क्योंकि मेहंदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का वहाँ पे दावा कर दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि निमिषा ने वहाँ काम करने की वजह से वहाँ पर मेहंदी से शादी कर ली थी और उन्हीं शादी के पेपर को मेहंदी ने पुलिस में दिखाया था। बहरहाल इसके बाद निमिषा काफ़ी परेशान हो गई। जुलाई 2017 में मेहंदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहंदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहंदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिए, ऐसी भी खबर सामने आई थी। बहरहाल इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया था। 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं हो सका। हालांकि इस पूरे मामले पर पति का कहना है कि निमिषा ने मुझसे कहा कि उसने ये सब मेरे और हमारे बच्चे के लिए किया है। वो आसान रास्ता अपना सकती थी और मेहंदी के साथ रह सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। हालांकि लाश के टुकड़े करे, ये सब चीज़ें की पूरी तरीके से अभी तक बात सामने नहीं आई है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन कई मीडिया साइट्स ने, कई वेबसाइट्स ने ये खबर छापी थी। बहरहाल अब बात दूसरे सवाल की कि इस मामले में किस कानून के तहत कार्रवाई हुई है और ब्लड मनी क्या है। तो अब तक अगर हम कार्रवाई की बात करें, यमन एक वैसे इस्लामिक देश है जहां शरीयत यानी शरियाई कानून चलता है। यहाँ सभी कानूनी फैसले शरिया कानून के मुताबिक ही लिए जाते हैं। इसके चलते यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहंदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील दायर की थी, जिसे 2023 में खारिज कर दिया था। इसके बाद ये केस राष्ट्रपति रशद अल आलिमी को भेजा गया था। निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्रा ने इस मामले पर कहा है, भास्कर की खबर के मुताबिक, कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी है। इस वजह से मौत की सजा के आदेश को राष्ट्रपति रशद अल आलिमी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। हालांकि सजा को मंजूरी मिलने पर जो वकील हैं सुभाष, उनका कहना है कि अगले 1 महीने में निमिषा को फांसी दी जा सकती है। हालांकि उसके पास एक शरियाई कानूनी विकल्प खुला है। अगर मेहंदी के परिवार वालों ने ब्लड मनी ले ली तो वो बच सकती है। अब जो सवाल था कि ब्लड मनी क्या होती है और कैसे लोग पैसे देकर, ब्लड मनी देकर बच जाते हैं, अगर इस बारे में बात करें तो शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक है। दरअसल हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार चाहे तो वो पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। कहते हैं इस मामले में ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए मेहंदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर, यानी कि भारतीय करेंसी में अगर इसे आंकें तो 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। वैसे 2020 में निमिषा को सजा से बचने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने तो निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। भारत सरकार भी हर तरह से मदद करने की बात कह रही है। 31 दिसंबर को हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार की मदद के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर मदद करेगी। मगर सवाल जो अब चौथा था कि क्या भारत में भी ब्लड मनी देकर माफ़ी मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। दरअसल भारतीय संविधान में ब्लड मनी जैसा कोई कानून ही नहीं है। हालांकि अगर पीड़ित पक्ष केस वापस लेता है या अपराधी को माफ़ करता है तो इसमें अपराध की गंभीरता की जांच की जाती है। भारत के कानून में अपराधों को
कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब अगर बात करें कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, तो इस कैटेगरी में छेड़छाड़, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं जैसे चोरी, मामूली चोट पहुंचाना, छेड़छाड़ जैसे अपराध शामिल हैं। इन मामलों में अगर पीड़ित केस वापस लेता है और दोनों पक्ष सहमति जताते हैं तो अदालत इन अपराधों को खत्म कर देता है। लेकिन पीड़ित के केस वापस लेने से आरोपी को राहत इस पूरे ऐसे केसेस में मिल सकती है और मामला खत्म हो सकता है। हालांकि इसमें कोर्ट की मान्यता बेहद ज़रूरी है, बल्कि यूँ कहूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? इसमें हत्या, बलात्कार, गैर इरादतन हत्या और भ्रष्टाचार जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें पीड़ित के केस वापस लेने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है। इनमें अदालत या पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती। इन मामलों में सरकार या अदालत की इजाज़त के बिना केस वापस भी नहीं लिया जा सकता। ऐसे मामलों में अदालत अभियोजन जारी रखती है, केस चलता रहता है क्योंकि इसका मकसद अपराधी को सज़ा दिलाना है। हत्या का मामला नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आता है, इसलिए भारत में पीड़ित का परिवार दोषी को माफ़ कर केस वापस नहीं ले सकता है। इसलिए हमारे देश में ब्लड मनी जैसा कोई कानून नहीं है। अब अगर बात सवाल 5 की करें कि इस पूरे मामले में भारत सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया, तो 2020 में भारत सरकार ने निमिषा का बचाव करने के लिए वकील के.आर. सुभाष चंद्रन को नियुक्त किया था। के.आर. सुभाष चंद्रन जो हैं इस पूरे मामले पर अगर उनकी बात समझें भास्कर की खबर के मुताबिक, तो वास्तव में उनका कहना है कि निमिषा की मेहंदी को मारने का इरादा जो है नहीं था और वो एक पीड़ित है। मार्च 2022 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निमिषा के केस पर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। सरकार निमिषा को माफ़ी दिलाने समेत सभी ऑप्शंस पर विचार कर रही है। 2023 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। इसमें निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को यमन भेजने के लिए इजाज़त मांगी गई। दरअसल 2017 में भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती थी। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अदालत पहुंची थी। 2024 में भारत सरकार ने प्रेमा कुमारी और निमिषा की 11 साल की बेटी मिशाल को यमन जाने की इजाज़त दे दी थी ताकि वो मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए राज़ी कर ले। लेकिन अब राष्ट्रपति रशद ने निमिषा की सज़ा पर मंजूरी दे दी है, इसलिए 1 महीने के अंदर मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी के लिए राज़ी करना पड़ेगा। ऐसा ना होने पर निमिषा को सज़ा दे दी जाएगी। जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा से बचाया था, वैसे ही मदद केंद्र सरकार इस केस में नहीं कर सकती है। दरअसल 26 अक्टूबर 2023 को कतर में एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद पूर्व नौसैनिकों के परिजनों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। मामले में भारत सरकार ने दखल दिया और 12 फरवरी 2024 को 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक रिहाई के बाद भारत लौट आए थे। यमन के साथ बिगड़ते रिश्तों की वजह से भारत सरकार इस केस को कतर के केस की तरह जो है निपटा नहीं सकता है। यमन के हूतियों ने रेड सी में भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर हमले किए थे। साथ ही इजराइल पर हमले में मदद करने की वजह से भारत ने यमन के साथ सभी रिश्ते ख़त्म कर दिए। ऐसे में भारत सिर्फ ब्लड मनी देकर ही निमिषा को वापस सेफली हिंदुस्तान ला सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन फिलहाल है नहीं। मगर अभी इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि इस केस में कई चीज़ें हैं जो अलग अलग कही जा रही हैं, जैसे कि कुछ मीडिया साइट्स पर कुछ मीडिया की हेडलाइंस ऐसी भी बनी थी कि निमिषा ने कत्ल करने के बाद बॉडी के टुकड़े किए। हालांकि अगर बात इंजेक्शन की करें, जिस इंजेक्शन की वजह से महदी की मौत हुई, तो आपको बताऊं कि जो निमिषा थी, दरअसल जो शख्स है मेहदी जिसकी मौत हुई है, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो निमिषा अपने एक साथी के साथ उससे मिलने गई थी और उससे मिलने जाने से पहले निमिषा ने कहा था कि उनका जो पासपोर्ट है वो महदी के पास है और वो वापस नहीं दे रहा है। तो उनके साथी ने, जो कभी उनके साथ हॉस्पिटल में काम किया करता था, उसने एक आइडिया दिया कि क्यों ना तुम उसको नींद का इंजेक्शन लगा दो, जैसे जब वो बेहोश हो जाए तब तुम पासपोर्ट उसके घर से ले लेना। उसको भी आइडिया अच्छा लगा निमिषा को। तो निमिषा कहते हैं कि जब उसके घर गई तो पहले हालचाल पूछा, तबीयत पूछी, तो मेहदी काफ़ी बीमार था।
इंजेक्शन लगना ही था तो निमिषा ने बोला मैं लगा देती हूँ। जब इंजेक्शन लगाया गया तो उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवाई थी। हालांकि उस बेहोशी की दवाई से महादी बेहोश उस वक्त नहीं हुआ था। तो इसके बाद इन लोगों ने दोबारा से इंजेक्शन लगाया और इस बार वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया और जिस वजह से मेहंदी की मौत हो गई। हालांकि उस वक्त पासपोर्ट तो मिल गया था, लेकिन जब तफ्तीश हुई, सीसीटीवी कैमरा चेक हुए तो देखा गया कि उसकी मौत से ठीक पहले निमिषा और निमिषा का जो साथी था जो हॉस्पिटल में काम करता था वो उसके घर आया था मेहंदी के, जिसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। अब ये दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो एकदम टूट गए और दोनों ने सच्चाई जो थी वो बता दिया। निमिषा ने पुलिस को बताया यमन में कि मुझे ये परेशान कर रहा था, मेरा पासपोर्ट ले रखा था, मेरे साथ धोखा दे रहा था और मुझे इस तरीके से मेरे साथ उत्पीड़न कर रहा था, इसलिए मैंने इसकी जान ले ली। हालांकि पुलिस ने इनकी बात को यकीन नहीं किया उनकी बात पर और इन्हें जेल में भेज दिया। वहाँ से पूरा मामला चला और आखिर में जाके निमिषा को मौत की सज़ा मिली। इस पूरी स्टोरी में आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।